हेलो गाइस, कैसे हो। आज का डेली क्वेश्चन अगेन मीडियम क्वेश्चन आया हुआ है। मिनिमम टाइम टू मेक द रोप कलरफुल। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये तूफान से पहले की शांति है। लीड कोड जो है आजकल बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी रोप को कलरफुल बनाना है। कलरफुल का क्या मतलब है। एलिस हैज एन बलून्स अरेंज्ड ऑन अ रोप, तो एक रस्सी पे उसने बलून बांध रखे हैं। यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग कलर्स, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो बेसिकली बता रहा है कि कितने कलर्स के बलून हैं, ठीक है। कलर्स आई इज द कलर ऑफ द आईएथ बलून, ठीक है। तो कलर्स में जितने कैरेक्टर हैं उतने बलून हैं तुम्हारे पास, और उतने ही उसमें क्या कलर है। मान लो ए दो बार आ रहा है, तो जितनी बार ए आ रहा है उसका मतलब सेम कलर है, बी मतलब एक डिफरेंट कलर, सी मतलब एक डिफरेंट कलर, ठीक है। बट दो ए अगर अलग अलग आ रहे हैं मतलब उन दोनों का कलर सेम होगा। एलिस wants the rope to be colorful, कलरफुल बनाना है। शी डज नॉट वांट टू कंसेक्यूटिव balloons to be of the same color, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है कि दो बलून जो एक जैसे कलर के हैं उनमें से एक को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा। शी आस्क्ड बॉब फॉर हेल्प, कि बॉब मेरी मदद करो। बॉब कैन रिमूव सम बलून्स फ्रॉम द रोप टू मेक इट कलरफुल, बॉब को अलाउड है कि तो इसमें से बलून कम कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी रोप जो है कोई भी दो बलून लगातार सेम कलर के नहीं होने चाहिए। You are given zero indexed integer array needed time, where needed time I is the time in seconds that Bob needs to remove the ith balloon from the rope। बहुत लंबा स्टेटमेंट है, इसका कुछ खास मतलब है नहीं। कि हमारे पास जैसे जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग थी उसी के करस्पॉन्डिंग एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे भी दिया हुआ है, ठीक है। जो बता रहा है कि हर बलून को हटाने के लिए कितना टाइम चाहिए। अब बलून को हटाने के लिए टाइम क्यों चाहिए, इतना सेंस नहीं बना रहा था। तो इसको ऐसे अज्यूम कर लो कि ये जो दिया हुआ है हमें ये मान लेते हैं कि उस बलून के साथ जो धागा अटैच्ड है उस धागे की लेंथ दी हुई है, उस धागे को हमें खींच के उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि कितने टाइम में बॉब ये काम कर सकता है, यानी कि सारे जो लगातार सेम कलर के बलून आ रहे हैं उनको हटा के बॉब कितने टाइम में ये काम कंप्लीट कर सकता है। रिटर्न द मिनिमम टाइम बॉब नीड्स टू मेक द रोप कलरफुल, ठीक है। तो ये चीज करनी है। अब इसी चीज को समझने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको विजुअलाइज करने के लिए अगेन, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, चैट जीपीटी से मैंने एक कोड लिखवाया जो कि मेरे को विजुअलाइज करने में हेल्प कर रहा है, राइट। विजुअलाइज करने में कैसे हेल्प कर रहा है, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देख लें जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ABAAC, ठीक है। तो ABAAC एंड 1 2 3 4 5 हमें दिया हुआ है। तो इसको हम रन करेंगे तो इस तरह से कुछ बन के आ रहा है, राइट। इसको कॉपी मार लेते हैं। तो अब मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ नहीं, मैंने इसकी जो 1 2 3 4 5 थी उतना मैंने इसकी लेंथ बना दी, राइट। तो अब मेरे को देख के अंदाजा आ जा रहा है, ठीक है। जैसे ए आया, ये ब्लू कलर का बलून है, अगला ऑरेंज कलर का बलून है, कुछ नहीं करना। फिर से ब्लू कलर का बलून है, पिछला वाला ऑरेंज कलर का था, कुछ नहीं करना। अब ये जो दो हैं, ये दो एक साथ आ गए, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 3, इसके करस्पॉन्डिंग थी 4। और ये क्या बता रहा है कि मेरे को कितना टाइम चाहिए, मेरे को टाइम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कि कम से कम टाइम में मैं ये काम कर पाऊं, राइट। तो मैं इनमें से कौन सा वाला बलून उठाऊंगा। ऑब्वियसली जिसकी रस्सी छोटी है ये कह दो, या फिर ये कह दो कि जिसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू छोटी है। तो मैं इस वाले को हटाऊंगा। तो मेरे को कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स लग गए। 3 सेकेंड्स लग गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंटिन्यू करना है कि ऑरेंज वाला, इसके बाद ये वाला तो हट चुका है, इसके बाद ब्लू वाला, ठीक है। इसके आगे देखेंगे तो फिर से अब केवल एक बलून को हटा के कोई ऐसा बलून नहीं बचेगा इसके बाद जो कि सेम कलर के लगातार दो बार आ रहे हैं, राइट। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये 3 सेकेंड इसको हटाने में लगे, यही मेरा आंसर हो गया, राइट। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम थोड़े ज्यादा बलून ले लेते हैं और ज्यादा रिपीटिशंस ले लेते हैं। उसके लिए मैंने ये बना रखा है, तो इसको ले लिया। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर तुम इनपुट देखोगे तो इनपुट भी मेरे पास है, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये इनपुट इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, और इतना ही बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। अ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, राइट। सो ये देखो, ये अब मेरे को इन सब में देखना है। इन सब में अगेन मैं क्या करूंगा, वही सेम चीज करूंगा। मेरे को अगर दो बलून एक साथ, अब देखो मेरे को इस बार दो नहीं, मेरे को तीन बलून एक साथ सेम कलर के मिल रहे हैं, फिर से तीन सेम कलर के मिल रहे हैं,
फिर से 3, तो अब मेरे को इनमें से कोई दो दो हटाने पड़ेंगे। तो मैं कौन से दो हटाऊंगा इनमें से? मैं ऑब्वियसली वो दो हटाऊंगा जिसमें मेरे को कम टाइम लगे। तो ये 5 है, 5 वाले को हटाने में तो मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं 4 और 3 वाले को हटा दूंगा। ठीक है, ये यहां से हट गया, ये यहां से हट गया। अगेन अब इन तीनों में से मैं कौन से वाले को हटाऊंगा? 6 वाले को हटाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 वाले और 3 वाले को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो बस यही चीज मुझे करते करते अब इन तीनों में से अगेन दो को हटाना है। ये दो हटा दिए जिनमें कम टाइम लग रहा था, यानी 4 और 2 वाले को हटा दिया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर इन्हीं जिन जिन को मैंने हटाया है, इनकी लेंथ कितनी थी या इनका टाइम कितना था, उसी चीज का सम हो गया। तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस कितना, 2 प्लस कितना, 3 प्लस 4 प्लस 2, करके देख लेते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस वाले केस का आंसर हो गया, राइट। तो इसी केस को एक बार हम टेस्ट केस बना के डाल के देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है मतलब हमारा लॉजिक सही है। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया। क्या रिटर्न करना है? इंट रिटर्न करना है, तो फिलहाल मैं रिटर्न 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, रन करके देखेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है 18, राइट। यानी कि मेरे को इन इनको हटा के इस तरह से मेरे को काम करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे सारे इनके देख लो, इन तीनों का कलर अलग अलग है, मेरे को कुछ भी हटाना नहीं पड़ा, तो आउटपुट 0 आ रहा है। इन पांचों में देख लो, मेरे को इधर से एक ब्लू और इधर से एक ब्लू हटाना है, तो जो भी छोटा है, 1 और 2 में से कौन सा छोटा है? 1 छोटा है, तो मैं 1 ले लूंगा। और अगेन 4 और 1 में से कौन सा छोटा है? 1 छोटा है, तो मैं फिर से 1 ले लूंगा। यानी 1 + 1 2 मेरा आउटपुट इस केस में आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्या करना है, हमें सिंगल ट्रेवर्सल करना है, यानी कि एक बार मेरे को हर बलून को तो चेक करना होगा। तो अब हर बलून को चेक करते समय दो चीजें कर सकता हूं, या तो मैं अपने इमीडिएटली आगे वाले से कंपेयर करूं, या इमीडिएटली पीछे वाले से कंपेयर करूं, राइट। यानी कि मैं इस पे गया, या तो मैं 0 से स्टार्ट करके सेकंड लास्ट तक लूप चलाऊं और हर बलून को उसके आगे वाले बलून से कंपेयर करूं, है ना। ऐसे करके मैं लास्ट तक पहुंच जाऊंगा। या फिर मैं 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक लूप चलाऊं और हर बलून को अपने पीछे वाले बलून से कंपेयर करता हुआ चलूं। तो इतने ही स्टेप बाय स्टेप में हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग कलर्स है और वेक्टर है नीडेड टाइम, राइट। तो मेरे को लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा? जितने ये वेक्टर का साइज होगा, चाहे या जितनी ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो स्ट्रिंग की लेंथ डॉट लेंथ एट्रीब्यूट होता है कि फंक्शन होता है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। फिलहाल हम ले लेते हैं एक इंटीजर n। तो इससे भी मैं लेंथ उठा सकता हूँ, इससे भी क्यों उठा सकता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रेंट में देखना, कलर्स की लेंथ हमेशा नीडेड टाइम की लेंथ के बराबर होगी। ऑब्वियसली हर कलर के हर बलून के करस्पॉन्डिंग एक टाइम दिया होगा, तो इसलिए मैं n को कैसे इन दोनों में से किसी से भी उठा सकता हूँ। तो मैं, मेरे को वेक्टर का याद है कि नीडेड टाइम डॉट साइज होता है, तो मैं इसलिए इसमें से उठा रहा हूँ, वरना मैं स्ट्रिंग की लेंथ भी ले सकता था। ठीक है, अब मेरे को लेंथ पता चल गई। अब मेरे को लूप, क्या बोला मैंने, या तो मैं अगर यहां से लूप चलाऊं तो मैं 0 से लेके n-1 तक लूप चलाऊंगा, या फिर मैं 1 से लेके n तक लूप चलाऊंगा। बेसिकली ये लास्ट वाला हर केस में एक्सक्लूड होता है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फॉर लूप जो चलाऊंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 1 से शुरू करता हूं चलो मैं, और मैं कहां तक चलाता हूं, i इज लेस देन n, i इज लेस देन इक्वल टू n-1, या 1 से लेके n तक चलेगा ना, इक्वल टू हटाना पड़ेगा। 1 से चलाएंगे तो मेरे को लास्ट वाले तक ले जाना है, i लेस देन n। हाँ, अगर 0 से चलाते तो n-1 तक चलाते। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लिख दी। और क्या करना है, i को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब मैंने किस वाले को लिया है देखना, मैं इस वाले को प्रीवियस वाले से कंपेयर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, i प्लस प्लस। अब फॉर लूप के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस करके चेक करना है। उससे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगा। ठीक है, तो इंट आंसर इनिशियलाइज्ड विद 0, और लास्ट में सब करने के बाद मैं यही आंसर को रिटर्न करूंगा, राइट। अब इस आंसर में मेरे को कब कब कोई चीज ऐड करनी है, जब मेरा जो करंट बलून है, मेरा करंट बलून कहां से जाएगा, मेरा करंट पॉइंटर जो होगा, रेड से देख रहा हूं, वो यहां से लेके यहां तक जाएगा। और एक प्रीवियस पॉइंटर मेरे को बनाना पड़ेगा जो कहां से कहां तक जाएगा, जो इधर से लेके इधर तक जाएगा, यानी कि एक पीछे चल रहा है। तो मेरा अगर ये चीज को मैं आई बोल रहा हूं,
तो इसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, i-1 से कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो क्या करते हैं, i और i-1 को कंपेयर करना है, राइट। यानी कि इफ स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर कैसे देखते हैं, स्ट्रिंग में हम सिंपली ऐसे देख सकते हैं, कलर्स का i और कलर्स का ही i-1 जो है वो इक्वल हो रहा है, वो इक्वल हो रहा है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को मुझे हटाना पड़ेगा, राइट। तो मैं लिटरली एरे में से रिमूव नहीं कर रहा हूं, बट देखना मैं ऐसा सिमुलेट करूंगा कि जैसे मैंने उसे हटा दिया। तो इन दोनों में से मैं किसको हटाऊंगा, जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू छोटी होगी। तो अब मैं इन दोनों वैल्यू में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उसको हटा रहा हूं। तो मिनिमम के लिए या तो मैं इफ एल्स करके यूज कर लूं, या फिर मैं मिनिमम फंक्शन यूज कर लूं, है ना। तो मेरे को जो हटाना है उसको मेरे को आंसर में ऐड भी करना है, यानी कि ये वाला अगर हटेगा तो 3 वैल्यू मेरी आंसर में ऐड होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आंसर में ऐड करूंगा मिनिमम ऑफ कलर्स का नहीं, नीडेड टाइम का आई, है ना। मिनिमम यानी कि इन दोनों में से जो भी छोटा है, या तो करंट वाले को हटा दो, या अगर इसके पिछले वाला इससे छोटा है तो उस वाले को हटा के आंसर में ऐड कर दो, राइट। अब आंसर में ऐड कर दिया, तो बस यही करते करते मेरे को आगे बढ़ते रहना है। तो अगर जैसे मैंने इसको हटाया, इसको आंसर में ऐड कर दिया, अब मेरा ये जो पॉइंटर है, अब मेरा ये पॉइंटर एक सेकेंड, हाँ, अब मेरा ये पॉइंटर आगे बढ़ा, अगली बार मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये हट चुका है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ये दोनों अगेन सेम है, तो इन दोनों में से फिर से कोई एक हट जाएगा। कौन सा हटेगा इस बार, ये वाला हटेगा, राइट। ये वाला हटेगा तो आंसर में क्या ऐड हो जाएगा, आंसर में इस बार 5 और 4 का मिनिमम होके 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तक मुझे कोई गड़बड़ दिख नहीं रही। गड़बड़ कहाँ पे आएगी देखना, इस वाले केस में आएगी क्या, इसमें भी कम, हाँ इस वाले केस में देखना। अब बी के लिए जब हम करेंगे, अब इसके बाद जब आगे बढ़ेगा इधर आएगा, इसके प्रीवियस कलर क्या है, अब देखो ये दोनों सेम कलर के थे, मैंने इसको हटा भी दिया लेकिन फिर भी इनका कलर तो मिसमैच है ना। या तो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अपने प्रीवियस को जो हट चुका है इसको देख रहा है, अगर ये डिफरेंट कलर है तो ये इसको देख रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट सेम कलर है तो मेरे को फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आई होप। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब हम बी पे चलते हैं। बी पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंटर था, प्रीवियस से कंपेयर किया, डिफरेंट कलर है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने के बाद आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा, यहाँ पे पॉइंटर था, ठीक है। नहीं बी में भी नहीं होगा क्योंकि छोटा बड़ा छोटा तीनों में ही हमने छोटा बड़ा छोटा लिया हुआ है ना। मेरे को कोई एक ऐसा केस लेना होगा जिसमें ये वाला बड़ा हो और फिर उससे छोटा हो। तो इसी केस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, ये बी वाली चौथी वैल्यू को 2 की जगह मैं कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, और इस वाले को 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, हम्म, हम्म। अब देखो क्या डिफरेंस आया, ये 2 की जगह 6 हो गया और ये 6 की जगह 4 हो गया, राइट। अब देखो, अब जब मैंने इस केस में करने की कोशिश करी, ये वाले पे था, प्रीवियस से कंपेयर हुआ, कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ा, प्रीवियस से कंपेयर हुआ। अब देखो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, मेरे को किसको रिमूव करना है, मेरे को इसको रिमूव करना है, राइट। यानी कि ये 4 मेरा आंसर में ऐड हो गया, ठीक है, 4 ऐड हो गया। लेकिन अब जब आगे मूव करेगा तो इधर जाएगा, तो अभी जब ये कंपेयर करने की कोशिश करेगा तो ये मिनिमम फिर से इसका और इसका निकालने की कोशिश करेगा, बट ये वाला तो ऑलरेडी हट चुका है। तो इस केस में मेरे को मिनिमम किस किस का निकालना है, मेरे को उसके प्रीसीडिंग वाले को और इस वाले को कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। जो बीच से हट चुका है वो तो ऑलरेडी आंसर में जुड़ चुका है, तो अब मेरे को 6 या 3 में कंपैरिजन करना है। 6 या 3 में कंपैरिजन करके भले ही आ यही रहा है, हटेगा यही वाला, बट अगर ये वाला और छोटा होता तो ये हटता, राइट, अगर ये वाला इससे छोटा होता, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे को जब मैं इसको हटाऊंगा ना, जब मैं बीच वाले को हटाऊंगा तो सेम कलर का होने पे आंसर में इफेक्ट डालेगा वो। तो उस चीज को मुझे हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब मैं अगर बीच से कोई चीज हटा देता हूं, तो अब जब मैं इस पे जाऊंगा तो प्रीवियस क्या होना चाहिए, प्रीवियस ये वाला होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस का कलर और टाइम, कलर से तो फर्क नहीं पड़ेगा बट क्योंकि मेरे को टाइम तो एनी हाउ स्टोर करना ही है,
तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसको हटा रहा हूं तो मैं प्रीवियस का कलर और प्रीवियस का टाइम दोनों स्टोर करते हुए चलता हूँ, ठीक है। अगर नहीं हटाया तो वही खुद प्रीवियस हो जाएगा, उससे तो कोई अंतर आएगा नहीं, है ना। अगर मैं यहाँ पे था, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे था, ठीक है, मैंने प्रीवियस वाले को नहीं हटाया तब भी मैंने प्रीवियस में स्टोर करा दिया, ठीक है। जब मैं आगे बढ़ा तो अब प्रीवियस में ये वाला स्टोर हो गया, और फिर मेरा करंट पॉइंटर इससे, तो ना हटाने के केस में कोई खास अंतर आ नहीं रहा, बट हटाने वाले केस में इससे जो है हमारी क्लैरिटी आ रही है कोड में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आंसर के साथ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, प्रीवियस। अगेन ये चीज मैं प्रीवियस लेके कर रहा हूँ, क्या यही चीज मैं नेक्स्ट लेके कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बट क्योंकि अभी हम वन से शुरू कर रहे हैं तो इट इज आइडियल कि इस प्रीवियस में हम ऑलरेडी क्या स्टोर कराते हैं, कलर्स का जीरो। और कलर्स का जीरो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि कलर्स की लेंथ या एन जो है कभी भी वन या वन से बड़ा ही होगा, राइट। और इसलिए ये जीरो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो प्रीवियस में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो एक प्रीवियस का मैंने कलर डिफाइन कर दिया, सॉरी, प्रीवियस का कलर क्या होना चाहिए, प्रीवियस का कलर होना चाहिए, कैरेक्टर है ना प्रीवियस, तो ये इंटीजर तो है नहीं, स्ट्रिंग में से निकल के एक कैरेक्टर आएगा। और आंसर के साथ यहाँ पे मैं क्या, नीडेड टाइम का जीरो ले लेता हूँ, प्रीवियस का टाइम, तो प्रीवियस का टाइम जो है वो मैंने ले लिया नीडेड टाइम का जीरो। अब मैं यहाँ पे i-1 से कंपेयर करने के बजाय प्रीवियस से कंपेयर कर दूंगा, और आंसर में भी मैं क्या डालूंगा, आंसर प्लस नीडेड टाइम का i, करंट वाला इससे निकल गया, और मेरे पास एक वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, प्रीवियस का टाइम, है ना, इसका मिनिमम मेरे पास निकल गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों में से जो छोटा वाला है वो आंसर में ऐड हो रहा है, राइट। लेकिन इन दोनों में से जो बड़ा वाला है वो अब मेरा प्रीवियस टाइम बन रहा है, राइट। तो इसी चीज को अब मैं कोड में कैसे लिख दूंगा कि मिनिमम की जगह अब मैं मैक्स फंक्शन यूज कर लूंगा, और मैं कह दूंगा कि नीडेड टाइम करंट वाले और प्रीवियस वाले में से जो छोटा है वो तो आंसर में जुड़ गया, मतलब कि वो लिस्ट से हट भी चुका है। तो मेरे को प्रीवियस अपडेट करके इन दोनों के मैक्सिमम को प्रीवियस बनाना है, ठीक है। तो प्रीवियस टाइम मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, प्रीवियस टाइम इज द मैक्सिमम ऑफ करेंट टाइम, और ये वाला, ठीक है। और हाँ ठीक है। और अगर इफ में नहीं गया, इफ में नहीं गया मतलब कि दोनों कलर अभी सेम नहीं है, तो एल्स में जाएगा। एल्स में जाने पे, ठीक है, एल्स में जाने पे क्या होगा, एल्स में कब जाएगा, जब प्रीवियस और करंट सेम नहीं है, यानी कि ये और ये अभी सेम नहीं है, ठीक है। बट मेरे को तब भी इसको तो अब प्रीवियस में डालना है क्योंकि आगे मुझे इसकी जरूरत है। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या करना है, प्रीवियस को अपडेट करना है, ठीक है। तो प्रीवियस इक्वल टू कलर्स का आई, यानी कि करंट वैल्यू जो है वो अब प्रीवियस वैल्यू बन गई। और इसी के साथ प्रीवियस टाइम को इस बार मेरे को सीधे सीधे अपडेट करके क्या कर देना है, नीडेड टाइम का आई कर देना है, मैक्सिमम तो नहीं निकालना क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ, मेरे को उसको नॉर्मली आगे बढ़ाना है। ये मैं कब कर रहा हूँ, जब मैं कुछ हटा रहा हूँ तब। और एक और चीज तुम्हारे दिमाग में आ सकती है कि मैंने केवल एल्स में ही प्रीवियस का कलर अपडेट क्यों किया, मैं यहाँ पे भी तो प्रीवियस का कलर अपडेट करना चाहिए, क्यों नहीं किया, क्योंकि बेसिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे हूँ तभी वो इफ में जा रहे हैं, है ना, ये और ये सेम है, या फिर जब मैं यहाँ पे हूँ तब जा रहा है, ये और ये सेम है। तो जब इसका कलर और इसका कलर ऑलरेडी सेम है तो प्रीवियस को दोबारा अपडेट करके कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मैं इसीलिए कलर तभी अपडेट कर रहा हूँ जब वो सेम कलर नहीं है, इसलिए इस लाइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, दोनों केसेस में सेम ही काम करेगा। तो आई थिंक ये कोड जो है पूरा हो चुका है, एक बार रन करके देखते हैं कि कुछ फंस तो नहीं रहा। ठीक है, नहीं फंस रहा। एज केस देखते हैं, एज केस क्या हो सकता है कि सिंगल बलून हो, अगर सिंगल बलून हो तो आंसर जीरो है, जीरो ही रहना चाहिए। सिंगल बलून होगा तो क्या हमारा ये लूप चलेगा, हमारा लूप वन से शुरू हो रहा है, सिंगल बलून होगा तो एन की वैल्यू वन आ जाएगी, और आई इक्वल टू वन, आई लेस देन वन, तो हमारा लूप कभी चलेगा ही नहीं, है ना। तो इसी केस को कंफर्म करने के लिए एक बार सिंगल बलून डाल के देख लेते हैं। ये हमने सिंगल बलून डाल के रन कराया और आंसर जीरो आना चाहिए। यस, सिंगल बलून के लिए आंसर जीरो आ रहा है, तो हमारा एच केस भी चल रहा है फिलहाल के लिए। सो आई डोंट थिंक इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है, इसमें केवल यही चीज का ध्यान रखना है कि या तो कोड को वन से शुरू करके एन तक चलाना है, या फिर यहाँ जीरो से शुरू करके यहाँ तक चलाना है,
वन से शुरू कर रहे हो तो प्रीवियस वाले से कंपेयर करना है, जीरो से शुरू कर रहे हो तो नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना है, यहाँ तक पहुंचोगे इसके नेक्स्ट वाले से, या फिर यहाँ पर होगे इसके प्रीवियस वाले से। तो दोनों ही तरीके से हमारा कोड काम करेगा। और इस तरह से जो है हमने क्या ध्यान में रखना है कि जो भी छोटा वाला हो उसको पहले हटाएंगे। अगर बहुत सारे भी एक साथ आ रहे हैं ना, तो भी देखना, तो भी यही होगा कि जो छोटा वाला है वो पहले हटेगा ही हटेगा। और लास्ट में ऐसा भी कह सकते हो, अगर तुम इनकी ग्रुपिंग कर दो कह रहे हैं हम, ठीक है। ग्रुपिंग से मेरा क्या मतलब है समझना, कि अगर मान लो ये चार बी भी लगातार एक साथ आ रहे हैं, राइट, ये चारों एक साथ आए, तो हमेशा जो है ना, हमेशा मैक्सिमम वाले को छोड़ के किसी भी ऑर्डर में जाएं, लेकिन मैक्सिमम वाले को छोड़ के तीनों आंसर में चले जाएंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि जब मैं, देखना क्या होगा, जब मैं पहले दो को कंपेयर करूंगा तो ये आंसर में चला जाएगा, है ना। अब जब ये आंसर में चला गया है, ये आंसर में जुड़ चुका है, तो अब मैं इन दो को कंपेयर करूंगा, इन दो को कंपेयर करने पे ये आंसर में जुड़ चुका है। अब मैं इन दो को कंपेयर करूंगा, ये आंसर में जुड़ चुका है, तो मैक्सिमम वाला केवल रह गया, छोटे वाले तीन अपने आप जुड़ जाएंगे। अभी, हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे दो दो के पेयर में काम हो जा रहा है बेसिकली। अगर बड़ा ग्रुप भी है तो बड़े ग्रुप में भी केवल इतनी चीज, प्रीवियस टाइम को सही से स्टोर करा के मेरा काम जो है हो जाएगा। तो सबमिट मार के देखते हैं, आई होप और कुछ नहीं छूटा। 11 ms क्यों है रन टाइम इस कोड का? 1 ms 0 ms वाले काफी हैं, बट ठीक है, सॉल्यूशन सही है। क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये मिन मैक्स की जगह इफ एल्स यूज करके देख लें क्या? कि हाँ, तो मिन मैक्स की जगह इफ एल्स यूज करने से मे भी थोड़ा बहुत अंतर आए रन टाइम में, बट ठीक है छोड़ो, ऐसे ही देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, कलर्स एम्प्टी है, रिटर्न जीरो। इस केस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग कभी एम्प्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि मिनिमम वन लेंथ तो होगी ही होगी, है ना। वरना रिजल्ट डिक्लेयर किया हमने भी किया, मैक्सिमम टाइम नीडेड टाइम का जीरो, नीडेड टाइम का जीरो इसने, मैक्स टाइम किस चीज का, ये प्रीवियस ही इसने ले लिया, वही कर रहा है, रिजल्ट में मिनिमम वाला डाल रहा है और जो बच गया उसको प्रीवियस, ये मैक्स टाइम इसका प्रीवियस टाइम है बेसिकली। देखो मैक्सिमम वाले को इसमें डाल दे रहा है। वरना क्या कर रहा है, अगर कलर सेम है तो ये कर रहा है, अगर कलर सेम नहीं है तो मैक्स टाइम को नीडेड टाइम, यही सेम चीज कर रहा है। देखो इसने भी वही चीज करी है, इसने कलर्स को यहाँ अपडेट, यहाँ ऐसे नॉर्मली कंपेयर किया तो प्रीवियस कलर को स्टोर नहीं किया, केवल प्रीवियस टाइम को स्टोर किया है, जो कि स्टोर करना इंपॉर्टेंट है, कलर को स्टोर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तो मेरे को कुछ खास अंतर दिख नहीं रहा है इसमें। और जो है एक बार फास्ट वाले भी देख लेते हैं रन टाइम। इसने भी किया तो सेम ही काम है, इसने वाइल लूप यूज किया और इफ एल्स यूज किया, यानी कि इनबिल्ट फंक्शन इसने कम से कम यूज किया है, मैक्स मिन यूज नहीं किया है, ठीक है। तो मे बी इस वजह से इसका रन टाइम जो है थोड़ा तेज आ रहा हो, ठीक है। इसको करके देख लेंगे कि क्या इसका करने से फर्क पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं ना हमें, तो यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं कि इफ इसमें से जो भी छोटा है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, ठीक है। नीडेड टाइम और प्रीवियस टाइम में अगर नीडेड टाइम छोटा है, कौन सा छोटा है, नीडेड टाइम छोटा है, तो आंसर में क्या जोड़ना चाहिए, नीडेड टाइम छोटा है तो नीडेड टाइम का आई आंसर में जोड़ना चाहिए, और प्रीवियस टाइम में क्या जाना चाहिए, दूसरा वाला, प्रीवियस टाइम में जाना चाहिए, प्रीवियस टाइम तो अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वही वापस जा रहा है। ये इस तरह का स्टेटमेंट लिखना कितना इलॉजिकल है ना। बट इसी के एल्स में क्या होगा, इफ के साथ इसका एल्स इफ नहीं एल्स ही लगा देते हैं, क्योंकि इक्वल वाले में कोई भी किसी में भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर ये इक्वल भी है तो इक्वल भी यहीं डाल दे रहे हैं कि एक ही वेरिएबल इक्वल में अपडेट हो, तो ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है। वरना नीडेड टाइम अगर छोटा नहीं है तो क्या है, नीडेड टाइम छोटा नहीं है तो नीडेड टाइम बड़ा है, प्रीवियस टाइम छोटा है, तो आंसर में इस केस में प्रीवियस टाइम जाना चाहिए और नीडेड टाइम कहाँ जाना चाहिए, प्रीवियस टाइम में जाना चाहिए, ठीक है। एल्स में ये हो गया, तो मिन मैक्स मैंने हटा दिया, नॉर्मल इफ एल्स से कर लिया। और अगर इसमें जा ही नहीं रहा तो ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं। एक बार रन करके देखते हैं और एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या रन टाइम में अंतर आया। सबमिट मारो। यस, रन टाइम में अंतर आ गया, क्योंकि हमने क्या नहीं यूज़ किया,
हमने एक वेरिएबल कम कर दिया, तो क्या पता मैं एक दो वेरिएबल्स और कम कर रहा हूँ, ये प्रीवियस हटा दूँ कैरेक्टर यहाँ से, क्योंकि ये कहाँ ही यूज हो रहा है, बस एक यहीं पे यूज हो रहा है ना। अगर मैं इसको भी हटा दूं, एक कैरेक्टर और कम कर दूं, ये प्रीवियस भी यहाँ से हटा दूं, और क्या डाल दूं, कलर्स का इक्वल टू कलर्स का i-1, एक मेमोरी एक्सेस यहाँ हो रहा है, ठीक है। और तो कुछ कम कर सकता हूँ, ये n को मैं हटा सकता हूँ, नीडेड टाइम का साइज मेरे को कहाँ चाहिए पड़ रहा है, केवल लूप वेरिएबल के लिए चाहिए पड़ रहा है, तो इसको मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। अब मैं खाली कोड में से फालतू का डेटा हटा रहा हूँ, आंसर मेरे को चाहिए, प्रीवियस टाइम के लिए एक वेरिएबल मेरे को चाहिए, ठीक है। इतना कर दूं तो क्या मेरा रन टाइम और कम होगा? रन करके देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं आया, एरर कुछ नहीं आया, सबमिट करके देखते हैं। यस, 0 ms में बीटिंग 100% हमने कर दिया है क्वेश्चन, तो बहुत बहुत खुशी हुई। बट रन टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ देखना। मैंने पाइथन से ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये देखना, मैंने पाइथन से सॉल्व किया था। इसका बीट्स कितना है देखो, 64 ms, बीट्स 86%, ठीक है। एक बार तुम इसके 0 ms वाले सॉल्यूशन को देखो, इसका 0 ms वाला सॉल्यूशन, 1 ms वाला सॉल्यूशन क्या कर रहा है, ये लिटरली बंदे ने एक लाइन लिख दी है ऊपर से कि डिस्प्ले डॉट रन टाइम को इसने मैनुअली अपडेट करके उसमें जीरो राइट करवा दिया है। मतलब इसका कोड चाहे कितना भी रनिंग टाइम ले, ये उसको मैनुअली ही अपडेट कर दे रहा है कि इस लूप होल से, कि इसका रन टाइम चाहे कितना भी बेकार कोड चले, 0 ms बीटिंग 100% हर बार दिखा देगा। तो इसलिए रन टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे वो मत सोचा करो कि तुम्हारा रन टाइम खराब आ रहा है तो बहुत, है ना, कि कोई बहुत खराब बात हो गई है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अगर मतलब ये मिनिमम रेंज के आसपास आ रहा है तो ठीक है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया है आज का सोल्यूशन, एक बार इंटरव्यू वाली चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो so sir, in the question provided to us, I have figured out the following things. First of all would be that the length of the colors and the needed time given to us is always equal, right? Because there is every character corresponding to a color and a runtime and a needed time needed to remove for every balloon, right? So we only need to remove those balloons which appear together and they are of the same color. So adjacent balloons that are of the same color need to be removed, right? So I would follow a simple approach of a single traversal, and either I would traverse from 1 to n or from 0 to n-1, n being the length of the characters or the needed time. And what I will do is I will compare the current element to my previous element, and if the color is different, I don't have to do anything. And if the color is same, what I need to do is I have to check which of them has the minimum time to be removed. So if this one has the minimum time to be removed, I will remove this one. But now since this one is removed, I need to update the previous, right? So for example, if now the next one comes and it is again of the same color of the previous one which has not been removed, so I will have to compare between the one which has not been removed, not the one which has already been removed. And lastly, I would all the nodes that are being removed, I will keep an answer variable and I will increment the answer variable every time we delete a node. And the minimum from the comparison, the minimum will be added to the answer and the maximum will be updated to the previous pointer or a previous variable that I will use to store the needed time. So that is how I would do it in a single traversal. दैट वुड बी ऑल। उसके बाद मैं अपना कोड लिखते टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने कोई चीज क्यों लिखी। सर, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच वुड बी सिंपली ऑर्डर ऑफ n. Why? Because I have traversed through the list one time and it cannot go below that, because we will have to check for every element uh, whether it is same as the previous element or not. And the space complexity would be order of 1. Why? Because I did not have to use any uh, data structure for storing intermediate result. The only thing that I am using additionally is an answer variable, which is a single integer, and a previous time variable, which is again an integer. So that doesn't affect my space complexity much, because both are constants, right? And constants would only require order of
one space capacity. I have nothing which is relative to n. इस लाइन का वैसे मतलब मैं समझा दे रहा हूँ कि बेसिकली चाहे मेरी n की वैल्यू 2 3 4 5 हो, उस केस में भी मेरे को आंसर और प्रीवियस टाइम लेना ही पड़ेगा। चाहे मेरी n की वैल्यू 10⁵ हो, 10⁹ हो, उस केस में भी मेरे को आंसर और प्रीवियस लेना ही पड़ेगा। लास्ट वाली लाइन का ये मतलब था कि इट इज नॉट रिलेटिव टू n। मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम इनपुट के रिलेटिव में देते हैं कभी भी। ठीक है, तो मेरा इनपुट अगर n साइज का है तो कोई भी चीज जैसे log n स्टोरिंग लग रही है या n स्टोरिंग लग रही है या n स्क्वायर की स्टोरिंग लग रही है, तो तब मैं उसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में गिनूंगा। अगर वो n के रिलेटिव नहीं है, कांस्टेंट है, जैसे मेरे को मान लो एक या दो इंटीजर्स यूज करने पड़ रहे हैं, या फिर जैसे मान लो मेरे को अल्फाबेट स्टोर करने हो कहीं पे, तो मेरे को पता है कि 26 ही अल्फाबेट्स हैं, तो उसको क्या कहेंगे, मेरे को 26 साइज का एक फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाना है, तो O26। O26 क्या है, 26 तो कांस्टेंट हो गया, तो O26 और O1 सेम ही हो गए। जब तक वो n के रिलेटिव नहीं है तब तक उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इससे फर्क कब पड़ता है, O26 की पावर n। ठीक है, अब एन आ गया मेरे इसमें टाइम या स्पेस में, तो ये मेरी बहुत गंदी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वैसे 26 की पावर एन, ये कभी आनी नहीं चाहिए। बट मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एन के रिलेटिव में है ही नहीं वो चीज, तो वो कांस्टेंट ही है। राइट, सो इस तरह से कुछ हम इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर देंगे। सो दैट वुड बी ऑल, एंड थैंक यू।